नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पूर्व कक्षा में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत बिंदु आरंभ कर चुके हैं, जो कि गद्य की विधाओं या हम कहें हिंदी भाषा की विधा, पद्य विधा के लिए बेहद ज़रूरी बिंदु है। दोस्तों, हम पूर्व कक्षा में चर्चा कर रहे थे छंद प्रकरण पर। कौन सा बिंदु पढ़ रहे हैं हम? छंद बिंदु पढ़ रहे हैं, छंद। और इस छंद बिंदु में हमने पूर्व की कक्षा में जैसे जाना भी था कि छंद क्या होता है। किसी भी रचना को लिखते समय यदि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, चरण आदि का ध्यान रखा जाता हो तो उस रचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? छंद कहा जाता है। उसके पश्चात हमें पता चला कि छंद का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। तत्पश्चात छंद के आदि ब्रह्म का नाम हमने दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पश्चात जो छंद के प्रणेता या प्रवर्तक रहे उन आचार्यों में क्रमशः बृहस्पति, चैवन या दुष्चैवन, मांडव्य, सैतव, यास्क और महर्षि आचार्य पिंगल का नाम आता है, जिनके द्वारा छंद सूत्र लिखा गया, जिसे वर्तमान में आदि छंद ग्रंथ या आदि छंद शास्त्र का दर्जा भी दिया जाता है। तत्पश्चात हमारा पूर्व के कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो चुका था दोस्तों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे छंद के अवयव की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? छंद के अवयव की। और इस छंद के अवयव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मोटे मोटे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने जाना क्या, यति क्या होती है। उसके बाद दूसरा अवयव जो आता है वह आता है दोस्तों गति क्या होती है। गति के बाद नंबर 3 पे जो अवयव आता है उसका नाम है दोस्तों क्या? चरण। क्या है दोस्तों? चरण। तत्पश्चात हम बात करते हैं चरण के बाद आता है आपके क्या? बिल्कुल मात्रा। क्या आता है? मात्रा। और मात्रा के बाद आता है दोस्तों दल। क्या आता है? दल। और दल के बाद आता है क्या दोस्तों? आपका गण। क्या आता है? गण। इन छंद के अवयवों की हम चर्चा कर रहे थे और जिनमें हमने जाना था कि यति क्या होती है और गति क्या होती है। यति का मतलब हमें पता था कि एक चरण में जहां रुकते हैं, किसी भी चरण के पठन के समय किसी भी चरण को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी छंद को पढ़ रहे हैं, तो जिस जगह विराम लिया जाता है, जिस जगह क्या लिया जाता है दोस्तों? विराम लिया जाता है, ठहराव लिया जाता है, आराम लिया जाता है, रुका जाता है, उस जगह को या उसे क्या कहा जाता है? विराम को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अब एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। कल वाली पूर्व की कक्षाओं की बातें हम सदैव याद रखेंगे। क्या? कि यति क्या होती है। हमारे मस्तिष्क में है यति यानी ठहराव या विराम। तो एक लाइन को पढ़ते समय हम जिस जगह रुके वो तो क्या कहलाई दोस्तों? यति। लेकिन जहां से शुरू हुए और जहां पर हम ठहरे, तो यहां तक जो पहुंचने का कार्य हमने किया, यहां तक पहुंचने का जो हमने कार्य किया, फिर यहां ठहर गए, तत्पश्चात पुनः आरंभ हो गए और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और यहां पर करके पुनः ठहर जाते हो। यहां आकर के आप पुनः ठहर जाते हो। तो जहां से आरंभ हो रहे हैं वहां से लेकर के यति तक और यति से पुनः आरंभ होकर के चरण के अंत तक आप जा रहे हो। यह आना और जाना क्या कहलाया था दोस्तों? गति कहलाया था। क्या कहलाया था? गति कहलाया था। ये दोनों बातें हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। क्या क्या? कि किसी भी छंद के या किसी भी चरण के पठन के समय जिस जगह ठहराव या विराम लिया जाता है वह यति कहलाता है। और किसी भी छंद या चरण के पठन के समय जो वाणी का उतार चढ़ाव हो रहा है, जो आवाज का आरोह अवरोह हो रहा है, इस आरोह अवरोह का नाम क्या है दोस्तों?
गति। इस आरोह अवरोह का नाम क्या है दोस्तों? गति है। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, छंद के तीसरे अवयव की हम चर्चा करते हैं, और तीसरे अवयव का नाम क्या है दोस्तों? चरण। तीसरा अवयव हमारे समक्ष क्या है? चरण क्या होता है? देखिए, हमने आरंभ की एक पंक्ति को पढ़ना, अल्प विराम और पूरी कर दी। ठीक है, जैसे पूर्व की कक्षा में हम उदाहरण ले रहे थे, इसी से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पूरे के पूरे इस छंद के अवयव को। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उजागर। तो आप इसको पढ़ना आरंभ कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, देखो ये तो क्या है दोस्तों, अब आप इसमें चिन्हित कर दीजिए, ये तो क्या है? यति। ये अल्प विराम नहीं, यहां ठहरना क्या है? यति। और यहां से यहां तक क्या है? लगातार पढ़ना क्या है? गति। और यहां से यहां तक क्या है दोस्तों? गति। ये तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यहीं पर एक नई चीज और जान लीजिए, पढ़ना जहां से शुरू किया वहां से लेकर यति पर आप ठहर रहे हो, इस बात को कहा जाता है चरण। अर्थात एक छंद की एक पंक्ति में दो चरण होते हैं। ऐसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, तो आधा भाग वाक्यांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? वाक्यांश। इस वाक्यांश को ही काव्य की भाषा में क्या कहा जाएगा? चरण कहा जाता है। इस वाक्यांश को ही क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। कहने का मतलब छंद के वाचन के समय, छंद के वाचन के समय यति तक, शुरू से पहली यति तक जो पंक्ति हम पढ़ते हैं, जो पंक्ति हम लिखते हैं, जो पंक्ति हम सुनते हैं, उसे एक चरण कहा जाता है। और मुख्यतः एक छंद में लगभग कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, दोहा लिखा जाता है, दोहा 2 लाइनों में, दोहा 2 लाइनों में ऐसे लिखा हुआ होता है दोस्तों, 2 पंक्तियों में लिखा होता है। तो आप देखते हैं कि पहली पंक्ति जहां से आरंभ हुई है, यहां से लेकर यहां तक एक यति आ गई। इस पंक्ति को यहां से यहां तक पढ़ना गति है। वाणी का उतार चढ़ाव, वाणी का आरोह अवरोह गति कहलाएगा। लेकिन आप इसे किस नाम से जानोगे? आप कहोगे चरण। क्या कहोगे दोस्तों? चरण कहोगे। फिर यहां से लेकर के इस एक पूर्ण विराम तक यह दूसरा चरण हो गया। कितने चरण हो गया? देखो, चरण 1, यह है चरण 2। फिर उसके पश्चात यहां से पढ़ना आरंभ किया और इस यति पे आके रुक गए। यह क्या है आपका? चरण तीसरा। कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण हो गया। तत्पश्चात आपने पढ़ना आरंभ किया और यहां आकर रुक गए। यह कौन सा चरण हुआ? यह हो गया आपका चौथा चरण। कौन सा चरण हो गया? चौथा चरण। तो मेरे कहने का आशय यह हुआ कि जब पाठक द्वारा किसी छंद को पढ़ते समय यति पर आकर ठहरना तथा वहां से पुनः आरंभ कर पूर्ण विराम तक जाना, जो गति कहलाता है, तो एक पाठक एक बार में एक चरण को पढ़ता है। जय हनुमान एक चरण, ज्ञान गुण सागर दूसरा चरण, जय कपिस्ति तीसरा चरण, लोक उजागर चौथा चरण। समझ में आया दोस्तों? तो पाठक के द्वारा जो हम गति अर्थात यति तक जिस गति से पढ़ रहे हैं, तो किसे पढ़ा जाता है दोस्तों? वह चरण को पढ़ा जाता है। किसे पढ़ा जाता है? चरण को पढ़ा जाता है। समझ में आना चाहिए। या हम बात कहें कि ये जो चरण है, एक पूरे के पूरे छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये भी कह सकते हो कि ये 1/4 भाग, एक चतुर्थांश, एक छंद के चतुर्थ भाग को हम चरण कह देंगे। समझ में आ गया ना अब तो? है एक छंद का चौथा हिस्सा एक चरण कहलाता है। इस चरण के और भी नाम है। इस चरण को पाद भी कहा जाता है। एक पाद एक पैर, चरण पैर पाद। छंद का संबंध भी पैर से ही है। वेदांग की यदि बात की जाती है, बहुत अच्छे से याद आ गई यहां से एक चीज बहुत अच्छी। क्या? अगर हम बात करें क्या वेदांग की, वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांग 6 हैं।
कितने हैं? 6। तो इस छह वेदांगों में भी आपके छंद की चर्चा की गई है। 6 वेदांग कौन से हैं ध्यान रखना, हालांकि यहां से नहीं पूछा जाता पर पता होना चाहिए। 6 वेदांग देखो, सबसे पहले शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। 6 जो वेदांग होते हैं उनमें भी छंद का नाम है। इसीलिए तो कहा कि छंद वेदों में उल्लिखित हैं, छंद वेदों का हिस्सा हैं। छंद वेदों में चर्चा में आए हैं। छंद विधान, छंद व्यवस्था की चर्चा वेदों में की गई है। वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प और निरुक्त। अब बात की जाए, इनका संबंध शरीर के अंगों से भी माना गया है। आपको एक मानव पुरुष के शरीर के जो अंग हैं उन अंगों से भी इन सभी 6 वेदांगों का संबंध बताया जाता है। जैसा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम व्याकरण का संबंध मुख से बताते हैं। व्याकरण का संबंध किससे बताते हैं? मुख से। कल्प से संबंध हाथों का होता है। ऐसे ही छंद का संबंध होता है, वह पुरुष के कहां से होता है? पैर से। किससे होता है दोस्तों? पैर से संबंध बताया गया है। पैर यानी पाद, अर्थात पैरों से छंदों का संबंध है। इसीलिए चरण को दूसरा नाम क्या दिया गया? पाद भी कहा जाता है। समझ में आया या नहीं? तो यह चरण के संदर्भ में हमें तथ्य पता चल चुका। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? चरण की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से हम यहां बना लेते हैं। छंद की, चरण की परिभाषा। एक छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहा जाता है। छंद के चतुर्थ भाग को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। साधारणतया, अब जाहिर सी बात है चौथा भाग है तो एक छंद में कितने चरण हो गए? 4। तो लिख देंगे ये वाली बात भी है। साधारणतः एक छंद में 4 चरण होते हैं। साधारणतः एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। छंद के चौथे हिस्से को, चतुर्थांश को, जहां से हम कहते हैं आरंभ से लेकर के यति तक ठहरना, गति तक पढ़ना, गति से पढ़ना, यति पर ठहरना, और ये जिसको पढ़ रहे हो वो क्या है? चरण है। तो एक छंद में 4 चरण, तो चौथा भाग क्या कहलाएगा? एक चरण कहलाएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? बात यहीं से हमें एक दूसरी बात और पता चली, क्या? चरण का अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है? पाद। इसका अन्य नाम क्या है? पाद। या आप कह सकते हो छंद चतुर्थांश। छंद चतुर्थांश अर्थात छंद का चतुर्थ अंश, छंद का चौथा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? चरण कहलाता है। परिभाषा इस अकेले शब्द से भी निकाल सकते हो। इसका अन्य नाम पाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि छंद का संबंध मनुष्य के शरीर के पैर से है। कौन सा संबंधित अंग से है? पाद या पैर से है। बात की जाए ये कहां से निकल कर आया, तो आप कह सकते हो सर यह वेदांग में कहा गया है। वेदांग कितने? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो जैसे हम पढ़ते हैं व्याकरण का संबंध को किससे होता है दोस्तों? व्याकरण का संबंध होता है मुंह से। व्याकरण का संबंध किससे होता है? मुंह से। शिक्षा का जैसे घ्राण नाक से होता है, ऐसे ही जैसे कल्प का हाथ से संबंध होता है, ऐसे ही छंद का संबंध किससे होता है? पैर या पाद से। मनुष्य के पैर से संबंध बताया गया है। या हम कहें कि वेदांग में संबंधित अंग, छंद से संबंधित अंग कौन सा बताया गया है? पैर या पाद बताया गया है दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ गई। हम छंद के तीसरे अवयव पर चर्चा कर चुके हैं। आज की जो चर्चा आरंभ की कि चरण किसे कहा जाएगा, तो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है कि चरण क्या होता है।
अब हम अगले अवयव पर चर्चा करेंगे। इस चरण से संबंधित ही अगला अवयव कौन सा ले लेते हैं? दल लेते हैं। दल, मात्रा उसके बाद में पढ़ाते हैं। दल लेते हैं। दल, दल क्या होता है? बहुत छोटा सा बिंदु है, यहीं पर समझ लीजिए। देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पूरी की पूरी लाइन एक लिखी हुई है। चरण क्या होता है? नई स्लाइड पे समझो आराम से। चरण क्या है? ये चरण है, यह भी चरण है, यह भी चरण है और यह भी चरण है। अर्थात एक छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। छंद का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं अगला जो बिंदु है या अगला जो अवयव है छंद का, वह कौन सा है? दल। दल क्या होता है? तो ध्यान से समझना। एक लाइन लिखूंगा, उसमें अपने आप परिभाषा और अर्थ, भावार्थ, सारी चीजें क्लियर। क्या? यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाएं, यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाएं तो उन्हें दल कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? दल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? दल कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझो। यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाएं, एक तरीका तो यह हुआ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे कि यह चरण 1, यह चरण 2, यह चरण 3 और यह चरण 4। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हमारी अभ्यास पुस्तिका की हम बात करें, हमारे कागज पृष्ठ की हम बात करें, मान लीजिए यह हमारा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर हम छंद के चरण को आप एक तो इस तरीके से लिख रहे हो, हो सकता है आप ऐसे लिख दो। अब हम इन्हें चरणों के नंबर दें, इन चरणों के क्रम दें। देखो, ये पहला चरण, यह दूसरा चरण, यह तीसरा चरण और यह चौथा चरण। और यहां पर देखो अलग अलग लिखे गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। हमें पता है एक छंद में 4 चरण होते हैं, 4 ही ऊपर वाले पद में भी लिखे हुए हैं, 4 ही नीचे वाले पद में भी लिखे गए हैं। लेकिन अंतर है इनमें। अंतर क्या हो गया? यहां पर एक बार में केवल एक चरण लिखा गया है, यहां एक साथ कितने चरण लिख दिए गए? 2 चरण लिख दिए गए। कितने चरण लिख दिए गए? 2। और 2 चरण एक साथ लिख दिए गए, तो इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? दल कह देंगे। क्या कह देंगे? दल कह देंगे। अब तक आपके समक्ष जो मैं यह लिखता आ रहा था, अगर ऐसे लिखूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहां पर यह एक चरण और यह दूसरा चरण। लेकिन हम कैसे लिखते चले आ रहे हैं? अभी तक हम यह लिखते आ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम इसी तरीके से इसको लिखते आ रहे हैं। तो यहां पर यह एक चरण हो गया और यह दूसरा चरण हो गया। तो 2 चरणों, या मैं कहूं एक से अधिक चरणों को, कम से कम 2 चरणों, या मैं कह दूं कि एक से अधिक चरणों को अगर एक साथ लिख दिया जाए, कई बार यति हटा भी देते हैं, कई बार यति नहीं भी हटाते। तो अगर एक से अधिक चरणों को एक साथ लिख दिया जाए दोस्तों, तो उसे दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। ध्यान से समझो। छंद के अवयव जो हैं, कितने? 6, मोस्टली 6 अवयव। कौन कौन सा? यति, गति, चरण, दल, मात्रा और गण। इनमें से यति यानी ठहरना, गति यानी पढ़ना, इनमें एक दूसरे में संबंध है, वो बता रहा हूं। यति यानी ठहरना, गति यानी बहना। लगातार पढ़ रहे हो, वाणी का उतार चढ़ाव गति है, ठहर रहे हो यति है। और चरण एक टुकड़ा,
एक से ज्यादा टुकड़े एक साथ लिख दिए गए तो वो क्या बन गया? दल। ग्रुप बन गया ना, दल यानी समूह है। समूह का अर्थात समूह में लिखे गए चरण क्या कहलाते हैं? दल कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? दल कहलाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हम लेते हैं कौन सा? मात्रा। एक बार इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। देखो, अगला जो अवयव है छंद का, वह कौन सा है दोस्तों? मात्रा। क्या होती है मात्रा? किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है दोस्तों। यहां से हमें थोड़ा सा बिल्कुल गद्य विधा की व्याकरण के भाग वर्ण बिंदु का टॉपिक स्वर देखना होगा। कौन सा देखना होगा? स्वर देखना होगा। बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये बिंदु। इसकी मैं पहले एक बार परिभाषा दे देता हूं ताकि आपको संकेत मिले इससे जुड़ते हुए बिंदु का। मात्रा क्या होती है? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये बात, बहुत काम की बात है दोस्तों। क्या? किसी भी स्वर को बोलते समय आप कितना समय लगा रहे हो, कितना समय हमें लगता है, तो उस समय या उस लगने वाले समय के आधार पर ही हम यह कहेंगे कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मात्रा कहा जाएगा। और इसी आधार पे हम स्वर में पढ़ते भी हैं। जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर चल रहा हूं, यह बिंदु बहुत अच्छे से स्पष्ट करना है। हिंदी भाषा के अंग, हिंदी भाषा के अंग यदि आपसे पूछे जाए तो अंग कितने? 3। कौन कौन सा? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, इन 3 अंगों में जो सबसे पहला अंग है वर्ण, इस वर्ण के हम 2 भेद पढ़ते हैं दोस्तों। एक नाम आता है स्वर और एक नाम आता है क्या? व्यंजन। तो इस स्वर की जो संख्या है वह कितनी मानी जाती है? 11। कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। मैं जरा उनका उल्लेख कर देता हूं। वो 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, लघु ई और उसके बाद दीर्घ ई, उ और उ। उसके बाद आता है आपका री, फिर है ए, आई, ओ और औ। बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो। बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में, लेकिन अब मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि स्वर जो है वह उच्चारण में जितना समय ले रहा है, स्वर जो है उच्चारण में जितना समय ले रहा है, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में तो स्वर समय लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि व्यंजन जो है वो अकेले बोले नहीं जाते। व्यंजन की सबसे मोटी विशेषता क्या है? स्वतंत्र उच्चारण नहीं। व्यंजन की सबसे मोटी विशेषता या सबसे बढ़िया पहचान या परिभाषा के संदर्भ से ही समझ लीजिए कि स्वर और व्यंजन का सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो व्यंजन वे हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। उदाहरण के लिए मुझे कै बोलना है तो हम देख रहे हैं कि कै के साथ हम ए स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं। हम चाहकर भी इसे अलग नहीं कर सकते। ये व्यंजन की विशेषता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं बोले जाते। इन्हें बोलने हेतु, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर का सहारा लेना ही पड़ेगा। मजबूरी है हमारी, हमें व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जो उच्चारण में समय लगता है, जो समय लगता है दोस्तों, वह किसमें लग रहा है? वह स्वर के अनुसार निर्धारित होता है। मानता हूं व्यंजन में समय लगेगा, लेकिन व्यंजन तो अकेला बोला ही नहीं गया। व्यंजन को बोलने के लिए तो हम स्वर को साथ में बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप
स्वर के साथ में व्यंजन, या हम कहें कि व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण करना ही पड़ रहा है, तो जो समय निर्धारण होता है वो उस स्वर में लगने वाले समय के आधार पर ही होता है, व्यंजन के आधार पर नहीं होता। और इसी आधार पर एक नया बिंदु निकल करके आया छंद में हमारे समक्ष, कौन सा? मात्रा। अब बात आती है कि मात्रा का पता तो चल गया कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा क्या होती है, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर स्वर को बोलने में जो समय लगता है ना उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर के उच्चारण में यानी कि स्वर को बोलने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। लेकिन हमें छंद के अनुसार मात्राओं का पता होना चाहिए कि छंद में कितने प्रकार की मात्राएं होंगी। 2 प्रकार की मात्राएं होंगी। कितने प्रकार की मात्राएं होंगी? 2 प्रकार की मात्राएं होंगी। अब उन 2 प्रकार की मात्राओं का निर्धारण कैसे करते हैं, मात्रा लगाने के नियम क्या होते हैं दोस्तों, यह बहुत गजब की चीज़ है जिसे बहुत आसानी से हमें समझना है। तो हिंदी भाषा के जो 3 अंग हैं उसमें से वर्ण, और वर्ण में से भी हमें कौन सा ले लिया? स्वर ले लिया। स्वर आपके समक्ष मैंने लिखे हैं, ये हिंदी के हैं। ये किसके स्वर हैं? हिंदी के स्वर। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, जो छंद है, बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, अंतर संबंध को जानो, छंद बिंदु है वह संस्कृत में भी है। तो जाहिर सी बात है मात्रा लगा के ने के जो नियम हैं वो संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों? संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे। हिंदी के स्वर 11 हैं, आपको मैंने आप बता भी दिए। अब इसके बाद करते हैं अगली बात, क्या? मात्राओं के प्रकार और मात्रा लगाने के नियम। इसे लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसी से संबंधित आगे दोस्तों। तो मात्रा क्या हुई? हिंदी में स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। और कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। वो क्या हैं? समझो जरा। मात्रा, मात्रा क्या होता है? स्वर उच्चारण में लगने वाला समय। स्वर के उच्चारण में जो टाइम लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम मात्रा कहेंगे। ठीक है। मात्रा के प्रकार, प्रकार कितने? 2। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 लघु मात्रा। नंबर 1 कौन सी है दोस्तों? लघु मात्रा। लघु मात्रा के बात की जाए, इसका संकेत क्या होगा? तो इसका संकेत होता है खड़ी पाई। इसका संकेत क्या होगा दोस्तों? खड़ी पाई होगी। लगाने के नियम बाद में, पहले प्रकार तो पहचानो कि 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मात्रा के प्रकार कितने हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? एक तो लघु मात्रा, दूसरा गुरु मात्रा। गुरु यानी दीर्घ, और इसका संकेत जो है वह क्या होता है? वक्र रेखा। वक्र रेखा अर्थात एस की तरह। आप ये कह दो, जैसे हम ऐसे 2 लिखते हैं ना, तो इस 2 को ऐसे उल्टा लिख दो। 2 को क्या लिखना है? आपको उल्टा लिखना है। 2 को क्या लिखना है दोस्तों? उल्टा लिखना है ऐसे। या हम कहें सीधे से एस की तरह आकृति। एस की तरह आकृति, वक्र यानी टेढ़ी रेखा करनी है। टेढ़ी रेखा, ये लो, ये 2 हो गया। तो ये 2 तो लिखा जाना चाहिए ऐसे, और लिख दिया आपने उल्टा। तो जो उल्टा 2 लिख रहे हैं, या आप कहें कि अंग्रेजी के एस वर्ण की तरह हम एक सिंबल बना रहे हैं, यह किसका संकेत होता है? गुरु मात्रा का संकेत होता है दोस्तों। किसका संकेत होता है? ये गुरु मात्रा का संकेत होता है। आशा करता हूं ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई। मात्रा, उच्चारण में लगने वाला समय। प्रकार कितने? 2। सबसे पहली लघु, दूसरी गुरु। लघु का संकेत खड़ी पाई, गुरु का संकेत वक्र रेखा यानी टेढ़ी रेखा। 2 की तरह इसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब बातें हैं लगाते कैसे हैं मात्रा। जैसे मैंने लिखा पर, और जैसे मैंने लिखा पार। जैसे मैंने लिखा पर और जैसे मैंने लिखा पार। अभी मुझे नहीं पता कितनी लगेंगी, पर इस पर लगाएंगे। देखो, मात्रा लगाने के हम बात करेंगे अब क्या? नियम।
बिंदु है मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम पढ़ते हैं दोस्तों। मात्रा लगाने के नियम अब अपने आप समझ में आएंगे कि मात्रा कैसे लगाई जाती है। नंबर 1, लघु स्वरों पर, इनकी संख्या भी देखो, इसकी संख्या कितनी होती है 1, और गुरु को कितना गिना जाएगा 2। इनकी अंक कितने होंगे, यह 1 होती है, लघु यानी 1 मात्रा, और ये यानी गुरु यानी 2 मात्रा। तो लघु स्वरों पर 1 मात्रा मानी जाती है। लघु स्वरों पर 1 मात्रा मानी जाती है। अब हमें यह तो पता चल गया कि लघु स्वरों पर 1 मात्रा मानी जाएगी, पर यह नहीं पता कि लघु स्वर कौन कौन से हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लघु स्वर लिख देता हूं, देखो ए, ई, उ और री। ये स्वर किसी भी वर्ण में जुड़े हुए हों या स्वतंत्र लिखे हुए हों, वहां आप 1 मात्रा मानोगे। जैसे पे में ए जुड़ा हुआ है, रे में ए जुड़ा हुआ है, तो पे में भी कितनी मात्रा मानेंगे 1, और रे में भी कितनी मात्रा मानेंगे 1। अब 1 मात्रा का संकेत क्या करना, खड़ी पाई। तो मात्रा कैसे लगा देंगे मेरे दोस्त, मात्रा लगा देंगे, देखो पे के ऊपर 1 मात्रा और रे के ऊपर भी 1 मात्रा, तो मात्रा 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो मैं कहूं कि पर में कितनी मात्रा, तो आप कह दोगे कि पर में कुल 2 मात्रा। कुछ समझ में आया। गिनना अलग है, लगाना अलग है। लगाई तो हमने कितनी है, दोनों पर 1-1, पर गिनेंगे तो गिने कितनी, 1 और 2 गई, 1 पे 1 रे पे, तो 1 और 1 2 मात्रा। समझ में आ गई दोस्तों। पूछने वाले प्रश्न क्या क्या हैं, सुनना ध्यान से। पर शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो जवाब होगा 2 मात्राएं हैं। पर शब्द में वर्णों की संख्या आपको कितनी मिलनी है, वर्ण कितने हैं। पर शब्द में वर्ण अगर आपसे पूछे तो देखो, पे को हलंत किया तो पे में क्या निकला ए, प्लस रे को हलंत किया तो रे में क्या निकला दोस्तों ए। तो वर्ण कितना हो गया, 1 2 3 और 4, क्योंकि 1 और 3 ये 2 तो व्यंजन वर्ण है और 2 क्या है, स्वर वर्ण। तो वर्ण तो कितने हैं 4, वर्ण कितने हैं 4 वर्ण है दोस्तों, 4 वर्ण और 2 मात्रा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैथ्स की तरह है, सारा का सारा टेक्निकली है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें नॉर्म्स पता होना चाहिए, नियम पते होने चाहिए। बिल्कुल संज्ञा सर्वनाम ही नहीं है, हिंदी में बहुत सारी चीजें बाकी है मेरे दोस्तों। तो हिंदी क्या चीज होती है ये जानिए। पर शब्द था, मात्रा लगाने का नियम पहला पता हमने चला लिया, क्या कि लघु स्वर पर 1 मात्रा मानी जाएगी। लघु स्वर कौन कौन से, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्लियर। नंबर 2, नियम नंबर 2, दीर्घ स्वरों पर 2 मात्राएं मानी जाती हैं। दीर्घ स्वरों पर कितनी मात्रा मानी जाएंगी, 2। अब ये देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर देखो, आ, ई, उ और इसके अलावा री। हमारे हिंदी में नहीं चलता दीर्घ, लेकिन संस्कृत में है, लिखते हैं। देखो ये 1 बार लघु री और 2 बार ये घुंडियां लगा दी जाएं तो ये दीर्घ री होगा। ये क्या होगा, दीर्घ री होगा, ध्यान रखें। इसके अलावा ए, आई, ओ और औ, ये आपके क्या हैं, दीर्घ मात्रा वाले स्वर मैंने आपके समक्ष उल्लिखित हैं। क्या क्या, आ, ई, उ, केवल उ, और उसके बाद में दीर्घ री, री के बाद में ए, आई, ओ और औ। क्लियर। अब देखो इधर लिखा हुआ है क्या, पार। पार में पे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो मात्रा कितनी आएंगी, 2। 2 मात्राओं का संकेत कैसे लगाते हैं, वक्र रेखा की तरह, वक्र रेखा एस। तो ये लो जी, ये 2 मात्रा। रे में क्या जुड़ा हुआ है, 1 ए, तो रे में 1। तो अब आपसे पूछ ली जाएगी पार में कितनी मात्राएं हो गई, तो पार में दोस्तों मात्राएं तो कितनी है, 3 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई, 3। क्यों,
पे पे 2 और रे पे 1, तो 2 और 1 3 मात्राएं हो गई। गिनना भी आ रहा है धीरे धीरे। वर्ण की संख्या पूछे तो वर्ण तो 4 ही होंगे। देखो वर्ण कैसे हैं 4, पे प्लस आ प्लस रे, और रे में क्या जुड़ा हुआ है ए। तो देखो पे आ रे ए कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण। और मात्राएं कितनी हैं, मात्राएं कितनी हैं 3। लेकिन अब छंद में जब वर्ण गिनेंगे, छंद में जब वर्ण गिनेंगे तो शब्द के वर्ण गिनने हैं, ध्यान रखना शब्द के वर्ण। तो शब्द के वर्ण आप कैसे गिनोगे, पा रे, पा 1 और रे 2 वर्ण, बस। ये व्यंजन और ये स्वर अलग अलग करके नहीं गिनेंगे। यह स्वतंत्र वर्ण है दोस्तों। ये क्या है, स्वतंत्र वर्ण। ये स्वतंत्र वर्ण है। स्वतंत्र वर्ण का मतलब ये हो गया कि स्वर अलग गिन लो, व्यंजन अलग गिन लो। लेकिन जब छंद में वर्णों की गिनती हम करेंगे तो उस समय आप अलग अलग या स्वतंत्र वर्ण नहीं गिनोगे। अगर व्यंजन और स्वर जोड़ के लिखे हुए हैं तो पूरा उसको एक ही गिनेंगे। जैसे अभी मैं बताऊंगा वर्ण गिनना और मात्रा गिनना आगे आएगा। अभी आपको केवल मात्रा लगाने के नियमों में 2 नियम पता चले हैं। पहला नियम हमें पता चला लघु स्वरों पर 1 मात्रा मानी जाती है। दूसरा नियम हमें पता चला दीर्घ स्वरों पर 2 मात्राएं मानी जाती हैं। लघु स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, इसके आगे की बात करते हैं। अगली बात, अगला नियम देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या, मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम पढ़ रहे हैं। मात्रा लगाने के नियम 2 नियम हो चुके हैं। नियम नंबर 3, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर, बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को। अब 2 चीजें तो पता चल गई, स्वर और व्यंजन की। अब लेकिन और कौन कौन सी जो काम की बातें हैं, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर लघु स्वर हो तो भी 2 मात्रा मानी जाएंगी या मानी जाती हैं। समझ में आया। संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर यदि कौन सा स्वर जुड़ा हुआ हो, लघु, क्योंकि लघु का हमें पता है कि लघु में 1 होती है। लेकिन नियम क्या कह दिया, संयुक्त अक्षर से ठीक पहला वर्ण अगर उससे लघु, अगर दीर्घ स्वर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि दीर्घ की तो ऑलरेडी 2 मात्राएं हैं। पर लघु स्वर से वो संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण पे यदि, बिल्कुल ध्यान रखना, यदि संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर लघु स्वर जुड़ा हुआ हो तो भी वहां मात्राएं कितनी मानी जाएंगी, 2 मानी जाएंगी। मात्राएं कितनी मानी जाएंगी दोस्तों, 2 मानी जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा संत, अब से में ए जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस से में ए जुड़ा हुआ है, आगे क्या आ रहा है दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर आया तो मात्रा कितनी, 2। अब स्वयं संयुक्त अक्षर पे अगर 1 है या लघु स्वर है तो 1 में लगा दो, और 2 दीर्घ है तो 2 लगा दो। यहां तय में क्या जुड़ा हुआ है, ए, तो 1 आएगी। तो कुल कितनी मात्रा, 3 मात्रा हो गई। कुल कितनी मात्रा हो गई, 3। समझ में आ रहा है दोस्तों। संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर 1 स्वर हो तो भी 2 माने, यह है मतलब कहने का। अगर 1 मात्रा लगी हुई है संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर तो भी उसकी मात्राएं कितनी मानी जाएंगी, 2 मानी जाएंगी। अर्थात संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर 2 मात्रा होती हैं। संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर 2 मात्रा होती हैं, लेकिन एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आ जाए श्लोक, श्लोक। अब यहां पर ये संयुक्त अक्षर है और यहां पर लिखा हुआ है क्या, देख, ये लिखा हुआ है देख श्लोक। अब ये ख में 1 मात्रा है, आगे संयुक्त अक्षर लिखा हुआ है, तो इस संयुक्त अक्षर का प्रभाव यहां नहीं आएगा, यहां केवल 1 ही मात्रा आएगी। उसी शब्द में अगर संयुक्त अक्षर हो तो उसके ठीक पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं होंगी। अगर शब्द अलग है
तो मात्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रख लेना। यहां पर आप इस से और ले संयुक्त अक्षर की वजह से ख पे 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर तो ख में ए जुड़ा हुआ है, एक ही मात्रा होगी, लेकिन यहां पर न और तय संयुक्त अक्षर होने की वजह से उसी शब्द में आपके इसके ठीक पहले वाला लघु स्वर का वर्ण लिखा हुआ है, लेकिन मात्रा कितनी मानी जाएंगी? 2 मानी जाती हैं। मात्रा कितनी मानी जाएंगी? 2 मानी जाती हैं। यहां तक समझ में आया? अगला नियम, अगला नियम दोस्तों, लघु स्वर पर अनुस्वार हो तो 2 मात्रा मानी जाएंगी। अगर लघु स्वर है और उसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अनुस्वार। दोस्तों अनुस्वार क्या होता है यह भी मैं बता देता हूं, इधर लिख ही देता हूं अनुस्वार को भी साथ में। अब पढ़ो आराम से लाइन को। लघु स्वर पर अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब लाइन के ऊपर बिंदी लगी हुई हो तो 2 मात्रा मानी जाती हैं। उदाहरण समझो, जैसे मैंने कहा अंक, जैसे हमने लिखा क्या? अंक। अब ए में भी ए ही जुड़ा हुआ है, ए में अकेला ए ही है और के में भी ए जुड़ा हुआ है, तो नियम के अनुसार तो 1 और 1 2 ही आनी चाहिए। नियम के अनुसार 1 और 1 2 ही आनी चाहिए, लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा था दोस्तों? नियम हमारा कुछ इस प्रकार से है क्या कि यदि लघु स्वर पर अनुस्वार जुड़ा हुआ है, यहां पर देखो अनुस्वार जुड़ा हुआ है, तो मात्रा कितनी मानी जाएंगी? 2 मानी जाएंगी। मात्रा कितनी मानी जाएंगी? 2। और ये के ऊपर 1 का 1, क्योंकि अनुस्वार तो ए पे लगा हुआ है ना, अनुस्वार तो ए पर लगा हुआ है, अर्थात यहां भी कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई? 3। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यदि लघु स्वर पर अनुस्वार जुड़ा हुआ हो तो कितनी मात्रा? 2 मात्रा मानी जाती हैं। अगला नियम इसी से संबंधित, क्या? यदि लघु स्वर पर अनुनासिक लगा हो, यदि लघु स्वर पर अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है वो भी जान लीजिए। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। यदि लघु स्वर पर अनुनासिक लगा हो, यदि लघु स्वर पर अनुनासिक लगा हो तो 1 मात्रा ही मानी जाएगी। 1 मात्रा ही मानी जाती है। ये बहुत अच्छा नियम है दोस्तों। अर्थात अनुस्वार होगा तो 2 मात्राएं होंगी, अगर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो 1 ही मानी जाएगी। जैसे लिख दिया जाए पंख। अब आप यहां पर इस पंख में, अब आप इस पंख को ध्यान से समझ लीजिए। पंख लिखा हुआ है, पंख। चंद्रबिंदु पे के ऊपर लगा हुआ है, अर्थात पे में जुड़ा हुआ एस स्वर, ए के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है, चंद्रबिंदु अनुनासिक। तो अनुनासिक स्वर जहां भी लगा हो या अनुनासिक चिन्ह जहां भी लगा हुआ हो वहां पर 1 ही मात्रा मानी जाएगी। अर्थात मात्रा कितनी हो गई? 2। पूरे शब्द में मात्रा कितनी हो गई? 2। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि अनुनासिक की मात्रा 1 होती है और अनुस्वार की मात्रा कितनी होती है? 2 होती हैं। अलग से भी मैं आपको नियम बताने वाला हूं। तो पहले 2 नियम एक बार पुनः जान लीजिए। मात्रा लगाने के नियमों की चर्चा आरंभ कर चुके हैं। सबसे पहला नियम क्या आया हमारा दोस्तों? लघु स्वर पर 1 मात्रा, दीर्घ स्वरों पर 2 मात्रा। दीर्घ स्वरों पर कितनी मात्रा? 2 मात्रा। उसके बाद हमारा नियम क्या आ गया दोस्तों? अगर संयुक्त अक्षर से ठीक पहले लघु स्वर हो, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर संयुक्त अक्षर हो, उसी शब्द में होना चाहिए, तो वहां पर भी आप कितनी मात्रा मानोगे? 2 मात्रा मानोगे। उसके बाद अगला नियम आया, लघु स्वर के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हुआ है तो वहां पर मात्रा 2, और यदि लघु स्वर पर अनुनासिक लगा हुआ है तो मात्रा कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। आशा करता हूं यह अब तक की बात भी समझ में आई। अगली स्लाइड पर चले दोस्तों।
अगली बात पर चलते हैं। देखो अगली बात कर रहे हैं हम मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम पढ़ रहे हैं। मात्रा लगाने के नियम 5 नियम लगभग हम ले चुके हैं। अगला नियम देखो, अगला नियम दीर्घ स्वर पर अनुस्वार या अनुनासिक लघु स्वर पर अनुस्वार हो तो 2, अनुनासिक होने पर 1। अभी अभी देखो ये हमने जाना है। क्या जाना दोस्तों? लघु स्वर पर अनुस्वार हो तो 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 2 मात्रा। और अनुनासिक हो तो 1 मात्रा। अनुनासिक हो तो 1 मात्रा। लेकिन अब अगला जो नियम है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत नियम है। क्या? यदि दीर्घ स्वर हो और दीर्घ स्वर पे अनुस्वार या अनुनासिक हो तो सदैव 2 मात्राएं रहेंगी। 2 मात्रा मानी जाती हैं। ये क्यों मानी जाती हैं दोस्तों? क्योंकि स्वर ही अपने आप में क्या है? दीर्घ है, 2 मात्राओं का है। तो अनुस्वार या अनुनासिक होने का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोच लेना कि 2 तो दीर्घ स्वर की और 2 अनुस्वार की तो 4 मात्रा लगा दो। 4 तो मात्रा ही नहीं है, या तो है 1 और या है 2। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? जैसे लिखा हुआ आ जाए आपके समक्ष 5, तो आप यहां पर 2 और यहां पर कितनी लगाओगे? 1 ही लगाओगे। कितनी लगाओगे दोस्तों? 1 ही लगाओगे। लिखा हुआ आ जाए आंख, तो यहां पर भी आप कितनी लगाओगे दोस्तों? 2 और यहां पर 1। अर्थात इन सभी में आप 3 मात्राएं ही लिखोगे। कितनी लिखोगे दोस्तों? 3 मात्राएं ही आप बता सकते हो। यहां तक समझ में आया? अगला तथ्य बहुत महत्वपूर्ण और अगला बहुत खूबसूरत सुंदर नियम क्या है दोस्तों? देखो 7वां नंबर, अयोगवाह्य वर्ण। अयोगवाह्य वर्ण। अब समझ में आएंगी ये वाली चीज। क्या? अयोगवाह्य वर्ण कितने होते हैं? कुल 2। कौन कौन सा? अंग और अह हैं। अयोगवाह्य वर्ण लिखते हैं दोस्तों। अयोगवाह्य वर्ण अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह्य वर्ण है दोनों के दोनों। ध्यान रखना दोस्तों, ये अयोगवाह्य वर्ण है। अयोगवाह्य वर्ण क्या क्या? एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। एक विसर्ग आपका, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। तो नियम क्या है? क्या? अयोगवाह्य वर्ण पर 2 मात्रा मानी जाती हैं। पर 2 मात्रा मानी जाती हैं। यदि अयोगवाह्य वर्ण होगा तो मात्राएं कितनी आएंगी? 2 आएंगी। जैसे हम लिखें क्या? नमः। जैसे हम क्या लिखें दोस्तों? नमः। तो न पे तो 1 और मैं के आगे विसर्ग जुड़ा हुआ है। लघु स्वर है ना यहाँ पर मैं में ए, लेकिन फिर भी मात्रा कितनी होंगी? 2 मानी जाएंगी। कितनी मानी जाएंगी दोस्तों? 2 मात्राएं मानी जाएंगी। कितनी मात्राएं मानी जाएंगी? 2 मात्राएं मानी जाएंगी। तो अब समझ में आ गया अनुस्वार वाला चक्कर जो हमने नियम नंबर 5 पढ़ा था। वह नियम नंबर 5 यही तो कह रहा है कि लघु स्वर अर्थात 1 मात्रा वाला स्वर है लेकिन अनुस्वार जुड़ा हुआ हो तो मात्राएं कितनी बताओगे? 2 बताओगे। अनुनासिक का कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि हमने दीर्घ स्वर के साथ अनुस्वार हो चाहे अनुनासिक हो, क्योंकि दीर्घ स्वर तो अपने आप में ही 2 मात्राओं का स्वर है, तो मात्राएं भी कितनी मानी हमने? 2 मानी। तत्पश्चात हमारा एक नियम और आ गया दोस्तों, और वह क्या आया? अयोगवाह्य वर्ण अर्थात अंग और अ इन दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ है तो इन पर भी मात्राएं कितनी मानी जाएंगी दोस्तों? 2 मात्राएं ही मानी जाती हैं। मात्राएं कितनी मानी जाती हैं? 2 ही मानी जाएंगी। यहां तक समझ में आया दोस्तों? यहां तक समझ में आया? ये क्या था? मात्रा लगाने के नियम। ये क्या है दोस्तों? मात्रा लगाने के नियम है। मात्रा लगाने के नियम है।
अब हम बात करते हैं क्या, बिल्कुल मात्रा गिनते कैसे हैं, मात्रा गिनते कैसे हैं। तो मात्रा गिनना, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं मात्राओं का गिनना। मात्रा गिनना, मात्रा गिनने के लिए जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हमारे समक्ष, मात्राएं कैसे गिननी है। क्या प्रकाश रोज बाजार जाता है, प्रकाश रोज बाजार जाता है, प्रकाश रोज बाजार जाता है। मात्राएं लगाओ पहले, तो लगाते कैसे हैं, गिनते कैसे हैं, सारे तरीके बता रहा हूं। प्र, प्र के नीचे रे और जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, स्वर कौन सा है दोस्तों, ए। संयुक्त अक्षर है, इससे पहले कोई वर्ण नहीं, स्वयं का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो मैंने यही तो कहा था, अभी देखो मैंने ये क्या कहा आपको कि संयुक्त अक्षर जो होता है, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर लघु स्वर हो तो भी दो मात्राएं मानी जाएंगी, लेकिन उसके पहले स्वयं में होना चाहिए। स्वयं पर कोई असर नहीं पड़ रहा, स्वयं पर संयुक्त अक्षर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, स्वयं पर संयुक्त अक्षर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो देखते हैं, प्रकाश में रे प्रे ए, का में यहाँ दो, क्योंकि कै में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, श में क्या जुड़ा हुआ है, एक मात्रा, रे पे ओ की मात्रा दो, जय में एक, बा दो, जा दो, रे एक, जा दो, ता दो और है दो। अब गिनते कैसे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, अर्थात इस पूरी पंक्ति में हम कहेंगे क्या कि कितनी मात्राएं हैं, 18 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, 18 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 18 मात्राएं हैं। कितना भी बड़ा कैसा भी शब्द आ जाए, मान लीजिए लिखा हुआ आया है विद्यालय, मान लीजिए लिखा हुआ आ गया विद्यालय, विद्यालय। अब आपको कहूं कि इन पर मात्राएं गिनकर बताइए, तो पहले मात्राएं लगाना जरूरी है, गिनने से पहले तो लगाओ। लगाएंगे कैसे, देखो वे पे छोटी ई की मात्रा, लेकिन विद्या दे और या संयुक्त अक्षर है ना, ये संयुक्त अक्षर है, तो ये संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे अगर लघु मात्राएं हैं तो कितनी मानी जाएंगी, 2 मानी जाएंगी। अभी नियम नंबर 3 पे पढ़ा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्वयं में भी दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है, तो स्वयं की भी कितनी मात्रा, 2, ले में 1 और यह पे 1, तो कुल मात्राओं की संख्या आप कितनी बता दोगे, 2 और 2 4 और 2 6 मात्रा, कितनी होंगी, 6 मात्रा। यहाँ पर वी और दे और या, यहाँ पर संयुक्त अक्षर आ गया तो वही 2 मात्रा। अब इस दे में कोई स्वर ही नहीं है, मात्रा क्या होती है, स्वर में लगने वाला समय, यह स्वर रहित व्यंजन है तो इसमें मात्रा लगनी नहीं है। यहाँ पर यह पे क्या जुड़ा हुआ है, आ, बहुत अच्छे से समझो दोस्तों इस बात को, दे में क्या जुड़ा हुआ है, हलंत, हलंत का मतलब ये स्वर रहित है, और स्वर रहित है तो जाहिर सी बात है मात्रा रहित हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मात्रा की परिभाषा में यह कहा जाता है कि स्वर को बोलने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो यहाँ स्वर ही नहीं है तो समय कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा। तो विद्या, तो यहाँ पर यह में क्या है, आ, और आ की मात्रा कितनी, 2, ले पे 1 ये पे 1, तो कुल कितनी मात्राएं हो गई, 6 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई, 6 मात्रा। आप कर सकते हैं, आपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के नाम, सभी मित्रों के नाम आप लिख सकते हो और उन पर इनके अनुसार क्या कर सकते हो, नियम के अनुसार मात्राएं लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा पंकज, जैसे मैंने क्या लिख दिया, पंकज, क्या लिख दिया दोस्तों, पंकज। अब इस पंकज में मात्रा गिननी है, अब हमें इस पंकज में मात्राएं गिननी है, तो हमें पता चल चुका पे और आगे क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, पे के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, और अनुस्वार जहां भी लगा हुआ हो मात्राएं कितनी आएंगी, 2। अगर दीर्घ पे है तो 2 आनी है, लघु पे भी आ जाए तो 2 आएंगी, तो 2, के में 1 और जय पे 1, कुल मात्राएं कितनी हो गई, 4 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों, 4 मात्रा हो जाएंगी। कितनी मात्रा हो जाएंगी, 4 मात्रा हो जाएंगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया। और अच्छे शब्द लिखते हैं, जैसे स्वर्णकार, जैसे क्या लिख दिया, स्वर्णकार। अब यह भी संयुक्त अक्षर है, आगे भी संयुक्त अक्षर है, और फिर उसके बाद में दीर्घ और रे, तो संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे कितनी मात्रा आएंगी, 2, तो स्व पे कितनी आएंगी, 2,
लेकिन रे और ण यहां पर संयुक्त अक्षर है पर आगे संयुक्त अक्षर नहीं है ना, इसलिए यहां पर स्व में दीर्घ स्वर नहीं है, लघु स्वर है। एक मात्रा तो एक मात्रा, काम में 2 रे का रे, तो कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कुल कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों? 6 मात्रा। कुल कितनी मात्रा हो गई? 6 मात्रा हो गई। कुल कितनी मात्रा हो गई? 6 मात्रा। यह बहुत जरूरी और बेहद आवश्यक चीज है क्या, कि मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है। अब बात आती है क्या, इसी के साथ साथ मात्राओं के गिनने के साथ साथ ही हम अब क्या गिन लेते हैं? वर्ण गिनना। ये तो क्या गिने हैं हम? मात्रा। अब मैं बता रहा हूं छंद में वर्ण गिनना, कि वर्णों को कैसे गिनेंगे। वर्णों को गिनने का ध्यान रखना दोस्तों, एक तो होता है स्वतंत्र वर्ण और एक होते हैं केवल वर्ण। एक तो आपसे गिनवा रहा है क्या? स्वतंत्र वर्ण गिनो। स्वतंत्र वर्ण गिनने हो तो सदैव ध्यान रखना स्वर और व्यंजन अलग अलग गिने जाएंगे। ऐसा आपको हिंदी व्याकरण में, गद्य व्याकरण में जब वर्णमाला पूछी जाती है, वर्ण परीक्षण पढ़ते हैं, वर्ण विचार पढ़ते हैं, वह प्रश्न मिल सकता है। लेकिन यदि आपको छंद के अनुसार, या हम कहें कि छंद के लिए यदि अगर आपको वर्ण गिनने हैं, तो यह आपके काम की चीज नहीं है। आप इस बात पर जोर देंगे ही नहीं कि स्वतंत्र वर्ण गिनना है या केवल वर्ण गिनना है। आपको तो सीधे ही करना है क्या? गिनती। और वर्ण गिनते समय ध्यान रहे क्या, संयुक्त अक्षर को एक ही वर्ण मानना है, बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, और वह क्या है? संयुक्ताक्षर को एक ही वर्ण माना जाता है। संयुक्त अक्षर को एक ही वर्ण माना जाता है। जो संयुक्त अक्षर होता है उसे कितने वर्ण माने जाते हैं? संयुक्त अक्षर को एक ही वर्ण माना जाता है। जैसे हम उदाहरण लेना चाहें, जैसे दोस्तों उदाहरण लेना चाहें, वी, मात्राओं से कोई मतलब नहीं। अभी अभी मैंने बताया, अगर आपको वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला गिननी हो, स्वतंत्र वर्ण गिनना है, तो आप इसका पहले वर्ण विच्छेद करोगे। क्या करोगे? वर्ण विच्छेद करोगे। देखो कैसे गिनते हैं, मैं बता देता हूं दोनों चीजें, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। शब्द है हमारे पास क्या? विद्यालय या विद्यालय। दोनों में कोई सा भी रूप लिखा हुआ आ सकता है, दोनों शुद्ध हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे इसका पहले शाब्दिक विच्छेद करवाता है, क्या करवाता है दोस्तों? संधि विच्छेद नहीं, शाब्दिक विच्छेद पूछे, तो इसका शाब्दिक विच्छेद आप इस तरीके से करोगे। क्या? वै, लघु ई, फिर उसके बाद में दे के बाद में य के बाद में आ के बाद में ल, और उसके बाद में ल के बाद में ए के बाद में य, और य के बाद में ए। कैसे? वे में ई जोड़ा वी, दे ये आ द्या, फिर ले में ए जोड़ा ले, और ये में ए जोड़ा तो ये पूरा। सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आपके स्वतंत्र वर्ण हो रहे हैं 9, जिनमें आप कह सकते हो कि 4 स्वर हैं और 5 व्यंजन वर्ण हैं। 5 व्यंजन वर्ण हैं। देखो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, मैं गोले में बंद कर देता हूं। क्या? 1 2 3 4 और 5। अब इसके अलावा लघु ई, आ और ए, ये क्या है? स्वर हैं। लेकिन छंद के संदर्भ में इस तरीके से नहीं गिनना। छंद में यह गिनती नहीं होती, ये लिख ही देता हूं मैं। छंद में ये गिनती नहीं, छंद में ये गिनती नहीं होगी। अगर आपको छंद में वर्ण गिनने हो तो ऐसे नहीं गिनने। छंद में वर्ण कैसे गिनने हैं? पूरे के पूरे संयुक्त अक्षर को एक ही वर्ण गिनना है। संयुक्त अक्षर का मतलब मात्रा और व्यंजन वर्ण हो, या व्यंजन स्वर हो, या स्वर व्यंजन हो, आपको ग्रुप में गिनने हैं। ग्रुप में गिनेंगे तो कैसे? देखो 1 वी, द्या 2, ले 3 और ये 4। इसमें कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कुल कितने वर्ण हो गए? 4। ऊपर भी यहां पर कितने गिनोगे? देखो ये 1 2 3 और 4। यहां पर 1, और ये संयुक्त अक्षर को एक ही गिना जाए, संयुक्त अक्षर को एक ही गिना जाए, 2 3 और 1 4।
जैसे शब्द आता है दोस्तों, आपके समक्ष में एक शब्द लिखता हूं, शब्द आ जाए जानने की इच्छा, जिज्ञासा है, जिज्ञासा। अब यहां पर यह भी संयुक्त अक्षर लिखा हुआ है ना, मात्रा लगाएंगे तो देखो ये संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे कितनी मात्रा आएंगी, 2। तो जय पे छोटी की मात्रा होने के बावजूद भी 2 मात्रा गुरु की मात्रा, और ये 1 या 2, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, इसमें कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों, 6 मात्रा। लेकिन वर्ण अगर आपसे गिनवाता है तो वर्ण 1, 2 और 1 3, कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 3 ही वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। तो ये थी दोस्तों मात्रा लगाने के नियम और वर्णों की गिनती, मात्राओं की गिनती की छंद के पहचान के लिए। छंद के जो महत्वपूर्ण अवयव हम बात कर रहे हैं, अभी भी एक वर्ण या हम कहें एक अवयव अभिशेष है जो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है, सुंदर है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले एक बार मैं प्रकाश डाल देता हूं। आज की कक्षा में हमने जाना चरण क्या होगा, दल क्या होगा, मात्रा क्या होगी, मात्रा लगाने के नियम क्या होंगे, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह सारी बातें आपके बेहद समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम अगली चर्चा, अगला बिंदु लेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।